हेलो बच्चों। तो चलिए अपन प्रीवियस क्लास में स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्री होती है उससे अपने को क्या पता चलता है, ये अपन ने क्या पढ़ा था। अब थोड़ा सा एक बार उसको रिकॉल करते हैं ना। स्टोइकियोमेट्री से अपने को क्या पता चलता है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री से देखो, अगर कोई भी रिएक्शन लिखी हुई है अपने पास, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है अपने पास, लाइक आपने कोई भी इक्वेशन लिख दी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन अपन कोई भी ले लो आप, जो भी आपका मन करता है। लाइक आपने ये रिएक्शन लिख दी, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये सिंपल सी आपने एक रिएक्शन लिखी। तो इस रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितने हैं, ये 1, 3 एंड 2। तो इस रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्री है ना, उससे अपने को ये पता चलता है कि N2 का 1 मोल हाइड्रोजन के जब 3 मोल से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 2 मोल प्रोड्यूस होंगे। ये अपने को पता चलता है, ठीक है। मतलब इनके जो मोल का रेशियो है वो अपने लिखा था, वो कितना होगा, 1:3:2। यानी कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, 2 प्रोड्यूस होगा। ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। या फिर अगर आप इसका चाहते हो वॉल्यूम, ये गैस है तो वॉल्यूम अपन लिख सकते हैं, किसके लिए, ध्यान रखना ये किसके लिए, गैस के लिए। तो फिर वॉल्यूम का रेशियो भी कितना होगा, 1:3:2। या फिर अगर अपने को मॉलिक्यूल्स दे दिए, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए, तो भी आप ये रेशियो लिख सकते हो 1:3:2। ये आप लिख सकते हैं किस किस के लिए, मोल के लिए, वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम तभी लिख सकते हैं जब गैस हो, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप। और अगर आपको कोई मॉलिक्यूल्स दे दिए तो फिर मॉलिक्यूल्स के लिए अपन कितना लिख सकते हैं, 1:3:2। अगर आपको वेट दे दिया तो फिर वेट के लिए क्या आप ये रेशियो 1:3:2 ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो वेट अगर आपको दे दिया तो वेट के लिए फिर आप ऐसा लिखना अपने लिए बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अपन ऐसा वेट के लिए यहाँ पे नहीं लिख सकते। ये अपन इन तीनों चीजों के लिए लिख सकते हैं, ध्यान रहिए आपको। मोल के लिए, मॉलिक्यूल के लिए और वॉल्यूम तभी लिख सकते हैं जब किन के लिए, जब अपने पास जो स्पीसीज है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो क्या हो, गैसियस स्पीसीज हो, तभी अपन ऐसा लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ लिक्विड आ गया, सॉल्यूशन आ गया या फिर कोई सॉलिड आ गया तो उस केस में अपन ऐसा नहीं लिख सकते। फिर अपन ने बात की थी कि अगर ये गैस के अलावा, अगर अपने को मोल वगैरह के अलावा वेट वगैरह दे दिया तो फिर अपन कैसे करेंगे, ठीक है। कि अगर अपने को मोल नहीं दिए, अपने को मास दे दिया, वेट दे दिया, तो फिर अपन क्या करेंगे। तो फिर अपन ने कैसे किया था उन क्वेश्चंस को, ठीक है। अपन ने किया था कि उस मास को जो वेट दे दिया उसको पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन आगे प्रोसीड करेंगे, पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसी में ही स्टोइकियोमेट्री में ही अपना एक अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री में अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे देखते हैं, उसका जो अपन कॉन्सेप्ट का नाम है वो अपन लिखते हैं लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिमिटिंग रीजेंट कॉन्सेप्ट, ये लिमिटिंग रीजेंट कॉन्सेप्ट अपने को क्या बताता है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल से कैसे समझे, लाइक अपने कोई रिएक्शन लिखी है, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये अपने को रिएक्शन लिखी हुई है और अपने को क्वेश्चन में दे दिया कि नाइट्रोजन के 3 मोल और हाइड्रोजन के 6 मोल रिएक्ट करते हैं। ये आपको मोल्स गिवन है, ठीक है। नाइट्रोजन के 3 मोल, हाइड्रोजन के 6 मोल से रिएक्शन करते हैं, तो बताओ कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा। जैसे अपन स्टोइकियोमेट्री लिखते आते थे वैसे ही अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपने को आंसर देना है कि बताओ कि कितने मोल अमोनिया के प्रोड्यूस होंगे अगर नाइट्रोजन के 3 मोल और हाइड्रोजन के कितने 6 मोल रिएक्ट करते हैं, तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, ये अपने को बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन स्टोइकियोमेट्री सब लोग पढ़ चुके हैं, अपन स्टोइकियोमेट्री से देखते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि 2 पर्सन आए, ठीक है। एक आया मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। चलो अपन 2 पर्सन मान लेते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। इन दोनों ने अपने क्वेश्चन सोल्व किया, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो मिस्टर ए ने क्या बोला कि सर नाइट्रोजन के 1 मोल से अमोनिया कितना प्रोड्यूस होता है, 2 मोल। यानी कि नाइट्रोजन के अगर आपने 1 लिया तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, अमोनिया प्रोड्यूस होगा 2 मोल। अब आपने अगर नाइट्रोजन 3 लिया,
ठीक है। अगर आपने नाइट्रोजन 3 लिया तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 1 से कितना है 2, तो 3 से कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी कि अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे, 6 मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आंसर दे दिया किसने, मिस्टर ए ने। ये आंसर दिया किसने, मिस्टर ए ने। अब मिस्टर बी थे, उन्होंने बोला सर आप नाइट्रोजन से ये कैलकुलेशन कर रहे हो तो हाइड्रोजन भी तो गिवन है, तो अपन हाइड्रोजन से करते हैं इसको। मैंने कहा चलिए भाई करते हैं, हाइड्रोजन से करते हैं। तो उन्होंने बोला चलो सर हाइड्रोजन से करते हैं। हाइड्रोजन से उन्होंने बोला सर 3 हाइड्रोजन से कितना बनता है, तो मैंने कहा 2 अमोनिया बनता है। तो उन्होंने पूछा कि सर 1 हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, तो मैंने कहा बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स, 2/3 NH3 बनेगा। तो उन्हें बोला सर कितने गिवन है, मैंने कहा 6 हाइड्रोजन गिवन है। तो 6 हाइड्रोजन से कितना बनेगा, तो 2/3 और इंटू कितना 6, तो इसको सोल्व किया तो वो कितना आ गया, 4 मोल अमोनिया आ गया। ठीक है, तो इन्होंने कितना निकाला था, सॉरी ये अमोनिया था, तो मिस्टर ए ने तो निकाला था 6 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा, और मिस्टर बी ने निकाला कि जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, 4 मोल प्रोड्यूस होगा। अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 4 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा। अब मिस्टर ए और बी में बहस शुरू हुई, फिर वो मेरे पास लेकर आए कि सर किसकी कैलकुलेशन सही है। तो अपन ने चेक किया भी यार कैलकुलेशन अपने सामने ही हुई है, तो मिस्टर ए के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन सही है और मिस्टर बी के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन सही है, तो कैलकुलेशन तो किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि आंसर किसका सही है, तो यार 2 आंसर तो पॉसिबल नहीं है कि भाई ए ने बोला 6 मोल और बी ने बोला 6 मोल, तो प्रैक्टिकली तो 2 आंसर तो पॉसिबल नहीं है कि 6 मोल या 4 मोल, तो दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। अब बात ये आती है कि दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, अपने को कैसे पता चलेगा कि अपने यहाँ पे क्या गलती की है, क्योंकि अपन अभी तक करते आए तो बिल्कुल ऐसे ही किया था अपने जैसे ये क्वेश्चन की है। तो फिर यहाँ पे अपने को कुछ गलती पता चलती है कि अपन ने क्या एरर की है, कंसेप्चुअली टेक्निकली अपन ने क्या एरर की यहाँ पे, वो एरर क्या की अब देखते हैं अपन। यह देखो, अगर आपने बोला कि अमोनिया के 3 मोल रिएक्ट करते हैं, अब एक चीज देखना, तो नाइट्रोजन के 3 मोल रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस होता है, 2 प्रोड्यूस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन की। अब आप एक चीज सोचो कि अगर नाइट्रोजन 1 रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करता है, 3 हाइड्रोजन रिएक्ट करता है। अब आपने अगर इसके 3 हाइड्रोजन रिएक्ट करवाए तो ये कितना रिएक्ट करेगा, 3 इंटू 3 यानी कि 9 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करना चाहिए। अब आप एक चीज सोच के देखो, क्या आपके पास 9 मोल हाइड्रोजन अवेलेबल है क्या रिएक्ट करने के लिए। हाइड्रोजन आपके पास कितना अवेलेबल है, 6 हाइड्रोजन अवेलेबल है, बट अपने को इसके लिए चाहिए 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए तो कितना चाहिए, 9 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। तो अब आई होप कि मेरे को लगता है कि आपको ये कहानी समझ में थोड़ी आ गई होगी कि गड़बड़ कहाँ पे हुई है। ठीक है ना, कि नाइट्रोजन अगर 3 रिएक्ट करता तो उसके लिए कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड था, 9, जो कि अपने पास नहीं है। नहीं है तो अपने पास कौन कम पड़ रहा है, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। अपने पास कमी किसकी पड़ रही है, किसकी, हाइड्रोजन की। क्यों भाई, क्योंकि 3 के लिए कितना चाहिए, 9 रिक्वायर्ड है, तो अपने पास है कितना, 6। तो 9 जिस चीज की चाहिए अपने पास उसकी सप्लाई हो रही है 6 मोल, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है, कम पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन गड़बड़ कौन से वाली हुई, मिस्टर ए वाली। और वो क्यों हुई वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पे अपने काम आता है लिमिटिंग रीजेंट कॉन्सेप्ट, कि लिमिटिंग रीजेंट अपने को पहले पता करना होगा। बी वाली सही है, क्यों, देखिए कैसे है कि अगर आप 3 मोल हाइड्रोजन लेते हो तो उसके लिए कितना नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है, 1, और अगर आपने 6 लिया तो उसके लिए कितना नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है, 2, बट अपने पास है कितना, 3, तो इसका मतलब अपना काम चल जाएगा यहाँ पे। तो बी वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है अपने को, इसके लिए सिंपल तरीका है। पहला तरीका तो जो अपन ने किया, आप जितने भी रिएक्टेंट दिए हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फाइंड कर लो। आपने क्या किया, उनके कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब जो प्रोडक्ट जिससे कम आ जाए वो अपना आंसर सही होगा। तो कम किससे आया, नाइट्रोजन वाली कैलकुलेशन से 6 आया, हाइड्रोजन वाली से 4 आया, तो मतलब अपना आंसर सही है। कौन से वाला, मिस्टर बी वाला अपना आंसर सही है, यानी कि कितना आना चाहिए, 4 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा। और इसका मतलब कैलकुलेशन किससे सही बैठी है, बी से। तो इसका मतलब लिमिटिंग रीजेंट जो अपन एलआर लिखेंगे वो एलआर भी कौन होगा, बी होगा। बी एलआर होगा तो ए क्या होगा, इसको अपन बोलते हैं एक्सेस रीजन, तो ये होगा ए जो है वो क्या होगा, ईआर, एक्सेस रीजन। तो इसको क्वेश्चन को अपन और एक तरीके से सोचते हैं कि कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसका अपन नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं।
चलिए इसी क्वेश्चन को अपन देखते हैं कि और किस तरीके से किया जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे तो अपने पास 2 ही रिएक्टेंट थे। अगर अपने पास 5 रिएक्टेंट होंगे तो अपना टाइम वेस्ट होगा कि अपन 500 से आंसर लाएंगे, फिर अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अपन ऐसा कोई तरीका सोचते हैं कि जिससे अपना एक ही स्टेप में आंसर आ जाए। तो वो ध्यान से समझना, सब क्वेश्चन एक ही तरीके से है, कोई अलग मेथड नहीं है। इसको एक बार अच्छे से समझना कि किस तरीके से अपने को ये सॉल्व करना होगा। इस तरीके का कोई भी लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन आता है तब, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल जो अपन ने लिया था एज इट इज वैसा ही लेते हैं, ठीक है। अपने पास रिएक्शन लिखित गिवन थी N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया, ठीक है। फिर अपने पास इनके मोल्स गिवन थे, मोल गिवन थे नाइट्रोजन के कितने 3 और हाइड्रोजन के कितने 6 मोल, और अपने से अमोनिया पूछा गया था। अब ये गिवन था, अपने को एक चीज करनी है, इसमें एक स्टेप और ऐड करना है। वो स्टेप क्या है? वो स्टेप है जिससे अपन क्या करेंगे, LR फाइंड करेंगे, ठीक है। LR फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी आपको मोल गिवन है अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नाइट्रोजन के कितने मोल है 3 मोल, इसका डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 3। हाइड्रोजन कितना है 6, इसको डिवाइड करोगे कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, तो ये वैल्यू कौन सी आ गई 2 आ गई, ये वैल्यू आ गई 2। अब 3 और 2 आ गई तो जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो अपन फाइंड कर लेंगे इस तरीके से, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो। अब जो भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू आएगी, तो मिनिमम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा अपना LR होगा। दोबारा सुनो कि मिनिमम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा LR होगा। तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट थे, एक वैल्यू 3 थी, दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग 2 थी, तो ये वैल्यू कैसी है मिनिमम, मिनिमम है। तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट होगा वो कौन होगा LR होगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है हाइड्रोजन, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट है वो होगा LR, तो मतलब हाइड्रोजन होगा अपना LR और बाकी जो है वो होगा ER, मतलब एक्सेस रीजेंट ये होगा। अब आप बोलते सर दोनों के लिए वैल्यू सेम आ जाती, तो दोनों के लिए सेम आती तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोनों क्या हो जाएंगे उस तरीके से रिएक्ट कर लेंगे कंप्लीटली, ठीक है ना। तो दोनों में से आप फिर कोई भी चूज कर सकते हो। अब इस स्टेप का काम इतना ही था कि LR फाइंड करना। अब इस स्टेप को भूल जाओ, बिल्कुल कोई मतलब का ये स्टेप नहीं है, कहीं आप कैलकुलेशन अब 2 से मत कर देना, ठीक है। अपना काम यही था। अब वापस से यहीं पे आ जाओ स्टेप 1 पे कि मोल कितने हैं नाइट्रोजन के 3 और हाइड्रोजन के 6। अब अपने को जो प्रोडक्ट की कैलकुलेशन है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। तो अब अपन हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग करेंगे तो अब अपन देखेंगे कि 3 हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बनता है 2, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बना 2 अमोनिया बना। तो अब अपन इसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 हाइड्रोजन से कितना अमोनिया फॉर्म होगा वो अपन कैलकुलेट कर देंगे। तो 2/3 × 6 यानी कि अपने पास अमोनिया कितना बनेगा 4 मोल अमोनिया बनेगा। दूसरी चीज अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि जो एक्सेस रीजन था वो कितना रिमेनिंग होगा। तो वो अपन देखते हैं कि 3 हाइड्रोजन से कितना नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 1 नाइट्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन से कितना नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, तो 1/3 × 6 यानी कि 2 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा। अब क्वेश्चन में अपने से ये पूछा जाता है कि रिमेनिंग मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे, रिमेनिंग मोल्स ऑफ नाइट्रोजन थे कितने 3, रिएक्ट कितना किया 2, तो रिमेनिंग कितना 1 नाइट्रोजन है ना। तो नाइट्रोजन के कितने मोल रिमेनिंग है 1 मोल रिमेनिंग। आफ्टर द रिएक्शन कितना मोल नाइट्रोजन बचेगा 1 मोल नाइट्रोजन बचा रह जाएगा जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो नाइट्रोजन बचा रह गया, इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है एक्सेस है। जो LR होता है वो रिएक्शन के बाद नहीं बचता, ठीक है ना। क्यों नहीं बचता, क्योंकि वही पहले ही वो लिमिटिंग है, तो बचेगा कैसे, तो बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो बच नहीं सकता, ठीक है। वो अपन तभी देखेंगे जब एक्सेस वाला होगा वही रिमेनिंग होगा। और कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करनी है, जो एक्सेस रिजल्ट होगा कैलकुलेशन भी अपने को उसी के ही अकॉर्डिंग करनी होगी, क्योंकि ER है वो तो रिमेनिंग होगा। अब कितना होगा वो तो रिएक्ट करेगा किसके अकॉर्डिंग LR के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, सेम स्टोइकियोमेट्री है, वैसे ही करना है। अब बात ये आती है कि सर हमें किससे पता चलेगा कि क्वेश्चन में LR देखना है या नहीं देखना, क्वेश्चन में अपने को LR दिया होगा या नहीं दिया होगा। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि LR चेक करना है।
क्योंकि वो क्वेश्चन देगा अपने को और अपने को खुद को ही देखना पड़ेगा कि एलआर वाला फंडा लगेगा या नहीं लगाना है या नहीं है। ऐसा नहीं है वो अपने को बोलेगा कि इसमें एलआर चेक करो ये करो, नहीं, वो अपने को डायरेक्ट मोल देगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के, बताओ कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, इस तरीके से। तो अपने को वो क्वेश्चन में कभी दिया नहीं होगा। तो अपने को कब चेक करना है एलआर और कब चेक नहीं करना, तो लिमिटिंग की अपन बात कब करेंगे, लिमिटिंग की अपन बात तभी करेंगे जब अपने पास किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट क्या है, 2 या 2 से ज्यादा होंगे, तभी अपन एलआर की बात करेंगे, अदरवाइज एलआर की बात करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं नोट लगाकर कि ये एलआर कब चेक करना होगा, चेक पॉइंट कब होगा, चेक एलआर व्हेन नंबर ऑफ reactants in a chemical reaction are 2 or more, कि जब रिएक्टेंट क्या हो 2 या 2 से ज्यादा होंगे तभी अपन चेक करेंगे, अदरवाइज एलआर चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर अपन ने लिखा CaCO3 और आपको बनाना है CaO प्लस CO2, ये बना दिया और आपको ये दे दिया कि 200 ग्राम है, तो अब एलआर चेक करोगे क्या, क्यों, क्योंकि एलआर चेक कर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एक ही रिएक्टेंट है, पूरा पूरा रिएक्ट कर ही लेगा, तो इसमें अपने को चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अपन नो नीड टू चेक एलआर, क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, तो चेक करने का कोई मतलब है नहीं एलआर, तो यहाँ पे अपन सिंपल देख लेंगे एलआर की वैल्यू चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एलआर तभी चेक करेंगे जब अपने पास क्या हो, जब अपने पास क्या हो, किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, तभी अपन एलआर चेक करेंगे। बाकी कैलकुलेशन जैसे अपने को स्टोइकियोमेट्री में करते हैं वैसे ही करनी है, बस एक स्टेप अपना और ऐड हो गया, वो स्टेप ये है कि अपने को एलआर चेक करना होगा कि एलआर कौन सा है, बाकी कैलकुलेशन अपनी उसी के ही अकॉर्डिंग चलती जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी स्टोइकियोमेट्री आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं कि बस आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल ये बता देना कि इस रिएक्शन में एलआर कौन सा होगा, बस इतना सा काम करना है अपने को, एलआर कौन सा होना है ये बताना है, बाकी अपने को कुछ भी उसमें आगे की कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि वो अपन स्टोइकियोमेट्री में जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो लेट्स से अपने को कोई रिएक्शन दे दी कुछ इस तरीके से, ये देखो, ये अपने को रिएक्शन दे दी A + 3B + 5C और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है F + 4G, तो अपने को मतलब नहीं है प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बस अपने को ये फाइंड करना है कि इसमें से एलआर कौन सा होगा, ये अपने को बताना है, बाकी अपन कर देंगे, ठीक है। तो एलआर फाइंड करने के लिए फिर वही तरीका कि कैसे करोगे एलआर फाइंड करने का, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 5/1, 10/3, 12/5, तो ये वैल्यूज बता सकते हो आप कितनी आएगी, ये आएगी 2.4, ये आएगी 3.33 और ये वैल्यू कितनी आएगी 5, तो कॉरस्पॉन्डिंग लीस्ट वैल्यू कौन सी है 2.4, तो 2.4 लीस्ट वैल्यू है, तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट होगा वो एलआर होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट है सी, तो इसका मतलब जो एलआर होगा वो कौन होगा, सी होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन का लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा, सी होगा। अपन कैलकुलेशन बाकी किसी के अकॉर्डिंग करेंगे, सी के अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज नोट करके देखो आप, तो यहाँ पे सबसे लीस्ट मोल किसके थे, ए के थे, तो आप ऐसा नहीं है कि जो सबसे कम होगा उसको लिमिटिंग बोल दोगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे लीस्ट मोल किसके हैं ए के और मैक्सिमम किसके हैं सी के, बट यहाँ पे फिर भी एलआर कौन आया, एलआर यहाँ पे कौन आया, सी आया ना, तो वो अपने को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके ही देखना है कि एलआर कौन सा है, ना कि सीधा देखो जिसके सबसे कम वही एलआर, ऐसा कभी भी अपने को नहीं करना, ध्यान रखना। अपने को कैसे करना है एलआर चेक करने के लिए, एलआर चेक करने के लिए अपने को करना है मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये चीज अपने को ऐड करनी है, उसी के अकॉर्डिंग अपन चेक करेंगे। तो ये था अपना एलआर का कॉन्सेप्ट। तो ये अपना चैप्टर काफ़ी ऑलमोस्ट जो कंप्लीट हो चुका है, बस अपने को इसमें कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने अभी। तो आप जितने भी स्टोइकियोमेट्री है उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कुछ और मटेरियल चाहिए तो भी आप वीडियो के एंड में जो अपने को
वो उसमें मेरे को पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये कंटेंट चाहिए प्रैक्टिस के लिए। ओके, थैंक यू।